पार्ट वन में हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया के बारे में। अब पार्ट टू उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लाइफ इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यानी कि हम पहले भी लाइफ के बारे में ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। ठीक है, तो फैमिली लाइफ में सबसे पहले हमारी आती है फैमिली। जो होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी होती है। यानी कि अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में जो बेसिक यूनिट, जैसे हम अगर अपनी बॉडी की बात करते हैं या लाइफ की बात करते हैं, तो लाइफ की बेसिक यूनिट जैसे सेल होती है CELL, वैसे ही सोसाइटी की बेसिक यूनिट हमारी होती है फैमिली। और हम सबको पता है कि फैमिली के जो हेड होते हैं वो आज भी फादर ही होते हैं, लेकिन तब भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी क्या फैमिली के हेड फादर होते थे। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे बॉयज़ को स्कूल भेजा जाता था, जबकि गर्ल्स को हाउस होल्ड वर्क्स में उनको पारंगत या उनको उसकी प्रैक्टिस दी जाती थी, और जबकि बॉयज़ को स्कूल भेजा जाता था। फिर विमेन वर हाईली रिस्पेक्टेड, यानी कि विमेन की जो रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में वो बहुत ही हाई थी। तो भले ही वो इक्वली ट्रीट नहीं होती थी मेन की तरह वो इक्वली ट्रीट नहीं की जाती थी, लेकिन तब भी दे वर हाईली रिस्पेक्टेड इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नाउ टाउन प्लानिंग, ये तो हमारी पूरी फैमिली की बात हो गई। टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। टाउन प्लानिंग में हमारी कुछ सिटीज़ आती हैं, जैसे कि एरुडू, किश, यूरुक, लगाश एंड अर। ये कुछ मेसोपोटामियन नेम्स हैं, मेसोपोटामियन सिटीज़ के कुछ नेम्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट सिटी उस टाइम की मानी जाती थी। तो ये सारी सिटीज़ हैं। फिर जो हमारी सिटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती थी। सबसे पहले सैक्रेड एरिया, वर्ल्ड सिटी एंड आउटर टाउन। यानी कि ये सर्कुलर टाइप की कुछ सेटलमेंट होती थी। बीच में हमारी सैक्रेड एरिया होती थी, किनारे किनारे हमारी वॉल्ड सिटी होती थी, और उसके भी बाहर हमारी आउटर टाउन होती थी। तो सैक्रेड एरिया में हमारे जिगुरत प्रेजेंट होते थे। जिगुरत मतलब मैंने कल बताया था आप लोगों को, जिगुरत मतलब होता है कि एक ऐसा टावर जिसके ऊपर टेम्पल हो। ठीक है, तो ये एक आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। तो जिगुरत हमने बताया था पैटर्न गॉड ऑफ सिटी, और जो जिगुरत होता है वो हर सिटी के पर्टिकुलर, कल मैंने बताया था कि जो मेसोपोटामियंस होते थे उनका रिलीजन कैसा होता था कि पर्टिकुलर सिटी का एक पर्टिकुलर गॉड होता था। तो जो जिगुरत होता था वो उस पर्टिकुलर गॉड को ही, उन पैटर्न गॉड को ही डेडिकेटेड होता था। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं ड्रेन्स। जो हमारे ड्रेन्स बने हुए थे वो बेक्ड ब्रिक्स के बनते थे, जैसे कि अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी। तो उसमें भी हम देखेंगे कि जो हमारे सेटलमेंट्स हैं या फिर जो हमारी आर्किटेक्चर है वो सारी चीज़ें बेक्ड ब्रिक्स की बनी होती थी। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो हमारे ड्रेन्स वगैरह थे वो बेक्ड ब्रिक्स के ही बने होते थे। फिर रिलीजन की बात आते हैं। रिलीजन में ये लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस की वर्शिप करते थे। ठीक है, एंड जिगुरत एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जैसे कि मैंने बताया कि जो सैक्रेड एरिया होता था सिटी में सेंटर में, तो वहां पर जिगुरत हमारा सिचुएटेड होता था, और ये डेडिकेटेड किसको होता था, पैटर्न गॉड ऑफ द सिटी, यानी उस सिटी की पर्टिकुलर गॉड को ये डेडिकेटेड होता था। फिर वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर, ये फोर्सेस ऑफ नेचर की भी वर्शिप करते थे, जैसे कि हमारा मून हो गया, सन हो गया, ट्रीज हो गए। तो ऐसे टाइप के फोर्सेस ऑफ नेचर की भी ये वर्शिप करते थे। बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, या आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। क्यों आफ्टर लाइफ मतलब मरने के बाद का जो जीवन होता है उसमें ये बिलीव करते थे। क्यों? क्योंकि इन जो हमारी ग्रेव्स हैं, जो हमारी बरियल ग्रेव्स मिली हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, तो उसमें कई सारे उस व्यक्ति के बिलोंगिंग्स भी, यानी उससे रिलेटेड चीज़ें भी उसमें दफना दी जाती थी, और ऐसा माना जाता था कि इस आदमी को ये सारी चीज़ें इसकी आफ्टर लाइफ में काम आने वाली हैं। तो ये आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे ये लोग। अब आते हैं ऑक्यूपेशंस के बारे में। अभी तक हमने पढ़ लिया लाइफ इन मेसोपोटामिया, टाउन प्लानिंग कैसे होती थी, रिलीजन कैसे, क्या क्या होता था रिलीजन में। अब हम पढ़ते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में जो मेजर ऑक्यूपेशन था, जो मेन ऑक्यूपेशन था, वो हमारा एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर ये लोग क्या क्या उगाते थे, फूड ग्रेन्स उगाते थे, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड नट्स, ये सारी चीज़ें ये उगाते थे। फिर ये इरिगेशन भी करते थे, और इरिगेशन इनकी डैम से होती थी, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स थी, मैंने बताया था ऑफरेट्स एंड टिग्रिस, 2 रिवर्स वर देयर, और उसी की हेल्प से इन्होंने डैम्स बना रखे थे, जिसकी हेल्प से लोग इरिगेशन करते थे। फिर ऑक्स ड्रॉन प्लो, यानी कि
जो ये अपनी खेती बाड़ी जो प्लो उसमें यूज करते थे वो ऑक्स ड्रॉन यानी कि बैल से बंधा हुआ होता था। ठीक है, तो यानी ये लोग जानवरों को भी एग्रीकल्चर में यूज करते थे। ठीक है, और इन्हीं लोगों ने क्या हुआ, व्हील्ड वैगन का यूज सबसे पहले किया। व्हील्ड वैगन मतलब कोई भी ऐसी जानवर के द्वारा खींची हुई गाड़ी। तो ये लोग इसको ट्रांसपोर्टेशन में व्हील्ड वैगन को यूज करते थे। ये लोग एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेटेड करते थे, यानी कि ये लोग एनिमल्स को भी पालते थे, उनका पालन पोषण, जैसे बकरी हो गई, काऊ हो गई, तो इन सारी जानवरों का ये लोग डोमेस्टिकेशन करते थे। फिर जो उनका सेकेंड ऑक्यूपेशन आता है वो आता है पॉटरी। पॉटरी हमको पता है, पॉटरी मतलब बर्तन बर्तन या फिर कुछ पॉट टाइप का कुछ भी बनाना। तो वो ये इसको बनाने के लिए क्ले यूज करते थे। फिर क्ले को ये लोग पॉटरी, मॉन्यूमेंट्स और टैबलेट्स, टैबलेट्स मीन्स एक स्लैब टाइप का होता है, क्यूब टाइप का या कुछ ऐसे स्लेट टाइप का होता है, जिसमें ये लोग लिखते थे और फिर उस क्ले को ये लोग बेक कर देते थे ताकि वो जो इनकी लिखाई है वो पक्की हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मॉन्यूमेंट्स, टैबलेट्स एंड पॉटरी, ये लोग क्ले की हेल्प से बनाते थे। फिर पॉटर्स व्हील, पॉटर्स व्हील इन्वेंट हो चुका था, इन लोगों को पॉटर व्हील का यूज पता चल चुका था, तो ये लोग अपनी पॉटरी में पॉटर्स व्हील का यूज करने लगे थे। फिर जो ये चीजें बनाते थे उसको बेक करने के लिए हाई टेम्परेचर अवन्स का भी यूज करने लगे थे, यानी कि इनके पास हाई टेम्परेचर के अवन्स आ गए थे और उन अवन्स की हेल्प से ये जो भी अपनी बनाई हुई चीजें थी मिट्टी की वो उसको बेक करने में यूज करते थे। फिर इनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, ग्लेजेस और पैटर्न्स इन लोगों ने इन्वेंट कर लिए थे। कई कई टाइप के लोग शेप दे लेते थे बर्तनों में या पॉटरीज में, और कई कई सारे पैटर्न्स ये लोग बना लेते थे, तो इन सारी चीज़ों में ये माहिर थे। फिर आते हैं हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट। पहले तो हमारा एग्रीकल्चर हो गया, फिर हमारा पॉटरी हो गया। जो थर्ड ऑक्यूपेशन आता है वो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट आता है। इन लोगों ने, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, यानी कि इस समय में ब्रॉन्ज का यूज काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। लोग अपने टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, वेपन्स बनाने में ब्रॉन्ज का यूज करते थे, और इन लोगों ने सीख लिया था कि ब्रॉन्ज कैसे बनता है। अगर हम कॉपर में टिन मिलाते हैं तो हमारा ब्रॉन्ज बन जाता है, और सबसे पहले ब्रॉन्ज मेसोपोटामिया में यूज होना शुरू हुआ। फिर टूल्स, वेपन्स, स्कल्पचर्स, यानी मूर्तियों से लेकर टूल्स, औजारों तक, वेपन्स तक ये लोग ब्रॉन्ज का बनाने लगे थे। फिर कारपेंटर्स भी इसी में आते थे। कारपेंटर्स हमारे चैरियट्स और शिप्स बनाते थे, यानी कि जो लड़ाई में जो रथ यूज होते थे उनको लकड़ियों का कारपेंटर लकड़ी से चैरियट्स बनाते थे, यानी रथ बनाते थे, और शिप्स बनाते थे ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। फिर यूज स्टोन्स फॉर स्कल्पचर्स एंड सील्स, ये लोग जो सील्स बनाते थे और जो मूर्तियां बनाते थे उसमें ये लोग स्टोन का भी यूज करते थे। कॉपर का यूज भी करते थे, लकड़ी का यूज भी करते थे और स्टोन्स का यूज भी करते थे। फिर आते हैं हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि ये ट्रेड किससे करते थे, तो बिजनेस कैसे करते थे। तो ये ट्रेड करते थे ईस्ट कोस्ट की कंट्रीज के साथ, यानी अफ्रीका का जो ईस्ट कोस्ट है वहां पर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ ये ट्रेड करते थे। वेस्टर्न एशिया में जो कुछ कंट्रीज हैं उनके साथ इनके ट्रेड रिलेशंस पाए गए हैं, और एनाटोलिया के साथ भी ये ट्रेड रिलेशंस करते थे। फिर ये कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट करते थे, यानी कि दूसरे देशों से मंगाते थे, जैसे कि स्टोन हो गया, टिम्बर हो गया, मेटल ओर हो गया, ये सारी चीज़ें ये इम्पोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे, क्योंकि इनका एग्रीकल्चर बहुत होता था। तो एग्रीकल्चर में ये लोग फूड ग्रेन्स बहुत उगाते थे, इसीलिए ये लोग फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करते थे। अब यहाँ पर एक नेम दिया हुआ है लैपिस, LAPIS LAZULI, लैपिस लजुली। ये एक टाइप का सेमी प्रीशियस स्टोन है जिसको ये लोग यूज करते हैं अपने ऑर्नामेंट्स बनाने में। तो ये सेमी प्रीशियस स्टोन है जो कि लोग अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे। ठीक है, फिर हमारे आते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने क्या क्या चीज़ें अचीव करी किस किस फील्ड में। अब हम वो लोग लाइन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइटिंग्स पे आते हैं। राइटिंग्स इन लोगों ने शुरू कर दी थी 3200 BCE में। ठीक है, कुछ भी इनकी जो लिखावट हमें मिली, इनकी जो सबसे प्राचीन लिखावट हमको मिली वो हमको 3200 BCE में मिलती है। फिर इनकी राइटिंग्स को हम लोग क्यूनिफॉर्म राइटिंग या वेज्ड शेप राइटिंग भी कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने पिक्चर्स को भी यूज किया, पिक्चर्स को यूज किया, सिंबल्स को यूज किया, तो लेटर्स को भी यूज किया, लेकिन ये लोग ज्यादातर पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज करते थे अपनी राइटिंग्स में।
ये क्ले टैबलेट्स पर लिखते थे। क्ले टैबलेट्स मैंने बताया था कि क्ले का टैबलेट टाइप का होता है, उस पर लोग लिख देते थे, फिर बाद में उस टैबलेट को बेक कर देते थे ताकि वो चीज़ें परमानेंट हो जाएं। फिर इनकी जो राइटिंग होती थी वो राइट टू लेफ्ट होती थी, यानी कि जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो वैसे ही ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे। फिर इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है इनकी राइटिंग्स का वो हमको मिलता है हम्मुरबीज कोड ऑफ लॉ में, और एपिक टेल्स ऑफ गिलगामेश, यानी कि एक एपिक हमको मिली है गिलगामेश नाम के व्यक्ति की, तो उसकी जो टेल्स लिखी हुई हैं ये भी हमारा राइटिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल आता है। और हम्मुरबीज कोड ऑफ लॉ, हम्मुरबीज कोड ऑफ लॉ के बारे में हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारे राइटिंग्स के एग्जाम्पल्स हो गए। फिर हमारे आर्किटेक्चर में ऊपर आते हैं। आर्किटेक्चर में हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन एक सिटी का नाम है और वहां पर एक पैलेस बना हुआ है जिसमें कि काफी सारे पेड़ उगाए गए हैं उस पैलेस के ऊपर, तो इसीलिए इसको हम लोग हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन कहते हैं। ये हमारे बेबीलोन के किंग नेबूचडनेजर सेकंड ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो अपने घर का यानी कि अपने होम टाउन का वो मिस कर रही थी, जो भी उनके गार्डन्स थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए उन्होंने हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन को बना दिया, और ये इनकी आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। फिर हम आते हैं व्हील्स पर। इन्होंने राइटिंग्स में काफ़ी चीज़ों को इन्वेंट किया, ठीक है। इन्होंने क्ले पर लिखना शुरू किया, क्ले को बेक करना शुरू किया। इन्होंने आर्किटेक्चर में भी हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन को बनाया। फिर इन्होंने व्हील्स भी डिस्कवर करी मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में हमको व्हील्स के भी कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं। इन लोगों ने व्हील्स दो जगहों पर यूज करी। सबसे पहले तो हमारा पॉटरी आता है, पॉटरी यानी कि जो हमारा पॉटरस व्हील होता है, उसमें इन्होंने व्हील को यूज किया 3500 BCE में। फिर सेकेंड टाइम इन्होंने चैरियट्स में यूज करना शुरू किया 3200 BCE में। चैरियट्स मीन्स रथ के जो व्हील्स होते हैं उसमें यूज करना इन्होंने शुरू किया, तो यानी इन्होंने व्हील्स की भी डिस्कवरी कर ली थी। फिर आते हमारे साइंस और मैथमेटिक्स में इन्होंने क्या क्या किया, तो इन्होंने नंबर सिस्टम विद बेस 60, यानी कि जैसे हम लोगों का नंबर सिस्टम होता है तो हम लोगों के नंबर सिस्टम में 10 बेस होता है, 10 फिर 100 फिर 1000 ऐसे करके, लेकिन इनके यहाँ 60 बेस के साथ इन्होंने नंबर सिस्टम को भी इन्वेंट कर लिया था। फिर इन्होंने टाइम सिस्टम भी पता लगा लिया था, जिसमें कि 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स 1 आवर में होते हैं और 60 सेकेंड्स 1 मिनट में होते हैं। तो मीन्स जो भी आज हम टाइम सिस्टम यूज कर रहे हैं ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग तब यूज करते थे। फिर और इस टाइम सिस्टम को हम लोग सेक्साजेसिमल स्केल भी कहते हैं। सेक्साजेसिमल स्केल इस जो भी टाइम सिस्टम हमारा है 60 मिनट और 60 सेकेंड का, इसको। फिर इन्होंने सर्कल में बताया कि सर्कल में 360 डिग्रीज, यानी कि आज भी हमको ये पता है, पहले भी लोगों को ये पता चल चुका था कि सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। फिर इनको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस एंड फ्रैक्शंस, ये सारी चीजें इन्हें मैथमेटिक्स में आती थी। फिर सरकमफेरेंस एंड एरिया, इनको सरकमफेरेंस और एरिया भी निकालना आता था और इन्होंने पाई की वैल्यू भी निकाली। तो ये सारी चीजें इनकी साइंस और मैथमेटिक्स में हमको देखने को मिलती है। फिर हमारा आता है हम्मुरबीज कोड ऑफ लॉ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स कह सकते हैं जो कि हमको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से मिलता है। तो ये जो हम्मुरबीज कोड ऑफ लॉ है, इसमें क्या है कि एक बेबीलोनियन किंग हुआ करते थे जिन्होंने इस कोड की कंपाइलेशन की, यानी कि इन्होंने क्ले टैबलेट्स पर ये कोड सारा लिखा गया, कॉलम में कॉलम बना बना कर ये सारे कोड्स लिखे गए, और इन्होंने ये काम 1792 टू 1750 BC में किया, यानी कि जो भी लॉ का कंपाइलेशन है वो इन सालों के बीच में हुआ। फिर 282 आर्टिकल्स ऑफ लॉज, इसमें 282 आर्टिकल्स लिखे गए पूरे लॉ में। इनका एक पूरा लॉ सिस्टम बनाया गया, उसमें 282 आर्टिकल्स लिखे गए जो कि किससे डील करते हैं, प्रॉपर्टी से, वेद से, मैरिज से, डेथ से और बाकी और सारे जितने भी ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उन सब से ये जो हमारे हम्मुरबीज कोड ऑफ लॉ है ये पूरा डील करता है। इसमें पनिशमेंट्स के बारे में भी दिया हुआ है कि हम किस ऑफेंस के लिए कौन सी पनिशमेंट देंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि स्टेटस कैसा है ऑफेंडर का, मतलब वो कैसा है, रिच है कि पुअर है कि क्या है। तो
उस पर भी डिपेंड करती थी पनिशमेंट। दूसरा सरकमस्टांसेस, मतलब किस किस सरकमस्टांसेस में उसने क्या क्या ऑफेंस किया। तीसरा सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस, यानी कि उसने कितना बड़ा जो है ऑफेंस किया, कितना बड़ा गुनाह किया, तो उस हिसाब से इसमें पूरी पनिशमेंट्स का भी पूरा वर्णन किया गया है। तो ये था हमारा चैप्टर एंड होप यू हैव लाइक्ड इट, एंड इफ यू हैव लाइक प्लीज वॉच इट, शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।